हेलो दोस्तों। आईएएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूँ लक्ष्मीकांत की नई चैप्टर नेक्स्ट अध्याय सेंटर स्टेट रिलेशंस। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि चैनल को जितना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, उतना ही अच्छा होगा। जितना गरीब तबका है वहाँ तक इस चैनल को पहुँचाएं। और जैसा मैं कह रहा हूँ, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आईएएस थिंक टैंक। वहाँ पर आप इस पढ़ाए हुए सभी चीज़ के पीडीएफ नोट्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज एक्सेस कर सकते हैं। और 16 जून को प्रीलिम्स है, उसका सबसे सटीक आंसर, एक्यूरेट आंसर की आप देखें, ठीक है, एक्यूरेट आंसर की देखें रात 8 बजे जीएस 1 की और रात 10 बजे सी सेट की। ठीक, कल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नया प्रोग्राम, दैट इज करंट अफेयर, 9 PM करंट अफेयर, या फिर आप यूँ कह सकते हैं करंट अफेयर बुलेटिन, डेली करंट अफेयर का। ठीक है, और मैं आपको इसकी विशेषता बता दूं, इस करंट अफेयर प्रोग्राम के अंदर मैं हैंड रिटन करंट अफेयर डालूंगा, जो कि बिल्कुल अलग है मैगजीन के करंट अफेयर से। देखिए, मैगजीन का करंट अफेयर कभी काम नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे भी जब मेरे कई प्री नहीं निकले तो और जाकर के मेरा प्री अल्टीमेटली निकलवाया, बहुत मैं उनका आभारी हूँ। दैट इज सुदर्शन लोढ़ा सर, टारगेट यूपीएससी। उनका हमेशा एक स्टेटमेंट होता है, मैगजीन्स में, मंथली मैगजीन में अंडरलाइन जो चीज़ें होती हैं वो अंडरलाइन ही रह जाती हैं, वो कभी बुद्धि में नहीं बैठती। बुद्धि में बैठेगा एवरी टॉपर, मैं तो टॉपर नहीं हूँ बट एवरी टॉपर को फॉलो करता हूँ, चाहे निमेश प्रधान हो चाहे कोई हो। सभी के पास उनका अपना हैंड रिटन नोट्स होता था, और वो आपके पास भी होना जरूरी है। सो मैं अपना हैंड रिटन आपको देता हूँ, और इसीलिए हैंड रिटन नोट्स करंट अफेयर का बनेगा। और वो बहुत क्लियरली आपको, बहुत समराइज वे में, नटसेल में, वो आपको प्री को कवर करेगा। कौन कौन सा प्री? प्री यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस भी बहुत हद तक कवर्ड रहेगा। फैक्चुअल बता दो, और वहाँ मैं ये भी बता दूंगा कि क्या स्टेट पीसीएस के लिए, क्या यूपीएससी के लिए। ठीक है, मेंस के भी आइटम कवर होंगे, या मेंस के अलग से अगले साल, जो है मैं आपको ही पता है 2025 के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो 2025 में क्या मेंस का वो होगा, उस समय मैं मेंस की करंट अफेयर स्पेसिफिकली फोकस करके पढ़ाऊँ। फिलहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करता हूँ। ये एक लंबा चैप्टर है, तो उसको मैं 2 पार्ट में ले जाऊंगा। सेंटर स्टेट रिलेशन है ना, सेंटर स्टेट की जो रिलेशन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, एक है आपका एग्जीक्यूटिव रिलेशन, और एक है फिनेंशियल रिलेशन। तो मेरी कोशिश है कि इन दोनों रिलेशन को हम आज ही कवर कर लें, ठीक है, और इसको हम लोग नेक्स्ट टुमारो कवर करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोडक्शन यही था कि आपको पता है इंडिया में फेडरल पॉलिटी है, तो जिस तरह से फेडरल पॉलिटी में एक रीजनल गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 तरह के रिलेशन वो शेयर करते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन देखिए कहाँ डील है, आर्टिकल 245 टू 255 पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखने का है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट है। पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट डील्स विथ सेंटर स्टेट रिलेशन, ये सेंटर स्टेट रिलेशन से डील करता है। ठीक है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ खास बात नहीं। अब सेंटर स्टेट रिलेशन की जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, ये जनरली 3 से 4 बिंदुओं पे रोटेट करती है। कौन कौन सी बिंदुएं हैं? पहला है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट रीजन, कोई कानून सेंटर बनाता है और स्टेट बनाता है, मतलब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, उसकी एक्सटेंट क्या है। दूसरी, कि सब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किन सब्जेक्ट्स पे केंद्र बना सकता है कानून, पार्लियामेंट बना सकता है, किन पर विधानसभा बना सकता है। फिर देन पार्लियामेंट किन किन कंडीशन में पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट करता है, क्या क्या वो स्पेशल सिचुएशन कंडीशंस है, और सेंट्रल का क्या क्या कंट्रोल है स्टेट लेजिस्लेशन पे। ये 4 बिंदुओं पे, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं जिन पर रोटेट करता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। क्या क्या है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जो कानून बनाया जा रहा है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, उनका क्या टेरिटोरियल एक्सटेंट है। इसके अलावा किन ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में सेंटर को हक है, पावर है स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करने की, कानून बनाने की, और कैसे पार्लियामेंट कंट्रोल करता है स्टेट की किसी लेजिस्लेचर। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। क्या है टेरिटोरियल एक्सटेंट? देखिए, पार्लियामेंट जो कानून बनाता है वो पूरे देश में लागू होता है, देश के हर एक स्टेट में लागू होता है।
ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज में लागू होता है, या कोई भी एरिया जो इंडिया के टेरिटरी में इंक्लूड होता है उन सब में लागू होता है। लेकिन स्टेट जो लगाता है, स्टेट जो कानून बनाता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के विद इन द स्टेट वो लागू होता है, ठीक है, आउटसाइड द स्टेट नहीं लागू होता है अनटिल एंड अनलेस उस कानून का कोई डीप नेक्सस है दूसरे स्टेट से। जैसे मान लीजिए कि कोई कानून बनाया गया, ठीक है, कि भैया यहाँ बहुत अवैध माइनिंग हो रहा है सैंड का, उसका जुरिस्डिक्शन दूसरे स्टेट में तभी जाएगा जब मान लीजिए वहां से इलीगली स्मगल हो रहा है, ठीक है, दूसरे स्टेट में, तो ही वन ऑफ स्टेट टेरिटोरी तो ही लिमिटेड होता है। पार्लियामेंट के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन बनाने का भी हक है। तो मतलब पार्लियामेंट जो कानून बनाता है वो वर्ल्ड के किसी पार्ट में लगता है जहां इंडियन सिटीजन है और उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पर भी एप्लीकेबल। तो ये देखिए प्रीलिम से कई बार लगता है, क्योंकि हमें लगता है पार्लियामेंट जो कानून बना रहा है वो सिर्फ इंडियन टेरिटोरी के अंदर है, ऐसा नहीं है। ऐसे भी जगह जहां इंडियन सिटीजन रह रहे हैं, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टी है एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहां पर भी ये लागू होता है। मतलब अलोन कैन मेक, ये पार्लियामेंट सिर्फ बना सकता है एक्स्ट्राटेरियल लेजिस्लेशन। मतलब सारे कानून नहीं, आप कहेंगे अमेरिका में इंडिया का कानून थोड़ी लगेगा, लेकिन पार्लियामेंट को राइट है कि इंडियन सिटीजन जहाँ रह रहे हैं वहाँ और उससे रिलेटेड जो उनकी प्रॉपर्टी है वहाँ से रिलेटेड कानून बना सकते हैं, ठीक है। किन किन जगह, हालांकि पार्लियामेंट लॉज ऑफ पार्लियामेंट कई जगह एप्लीकेबल नहीं है, कुछ स्पेशल एरियाज है, जैसे उसका आपको मैं एग्जाम्पल बना दूं, ठीक है, जैसे कि जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है, ये सब जो रिलेशन जगह है, वहां पे प्रेसिडेंट को हक है कि वो कानून बनाए, एंड दैट हैज द सेम इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो किसी भी पार्लियामेंट के कानून को राष्ट्रपति को हक है कि उसे मॉडिफाई करके इन जगहों पे लागू पे मॉडिफाई कर दे सकता है लागू होने में। जैसे कहाँ कहाँ आप कह सकते हो, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड में, लक्षद्वीप में, दादर नगर हवेली में, एंड दमन एंड दीव में, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट हैज द पावर टू मॉडिफाई द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिलेशन टू दोस प्लेसेस, या सिंपली रिपील कर सकता है कि नहीं भाई ये कानून नहीं लगेगा। नेक्स्ट, किसी भी शेड्यूल एरिया में, आपको मैंने पढ़ा था शेड्यूल एरिया दैट इज शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 5 एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी वहाँ के गवर्नर को हक है हर उस स्टेट के कि वो कह सकता है कि भाई ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं लगेगा या किसी मॉडिफिकेशन के साथ लगेगा। इसके अलावा जो चार मेरे शेड्यूल 6 स्टेट है, एएमटीएम दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन चारों स्टेट में अगर मैं असम की बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस से ध्यान रखिएगा। असम में गवर्नर को हक है कि वो कह सकता है कि पार्लियामेंट का कोई कानून नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा, बाकी एमटीएम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में किसे हक है, प्रेसिडेंट को हक है, ठीक है। ट्राइबल एरियाज, नॉट इन द होल स्टेट, ट्राइबल एरियाज, ठीक है, जो प्रॉपर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, ये हम लोग शेड्यूल 6 में पढ़ेंगे जब चैप्टर पाएगा शेड्यूल 6। जो वहाँ के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं, तो गवर्नर ऑफ असम कह सकता है कि भाई ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में ये कानून नहीं लगेगा, पार्लियामेंट के मॉडिफिकेशन के साथ लगेगा। सिमिलरली प्रेसिडेंट हैज द सेम सिमिलर पावर, कहाँ कहाँ, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये सब चीज याद रखना कि क्या आप ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा कोई जगह नहीं है स्टेटमेंट में आ सकता है जहाँ पार्लियामेंट कानून इंडिया के अंदर नहीं लग सकता है, ऐसा है जगह जहाँ नहीं लग सकता है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, सेकंड बिंदु, जो जिसके अराउंड रोटेट करता है पार्लियामेंट और स्टेट का रिलेशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो देखिए तीन तरह के लिस्ट होते हैं, मैं आपको बता दूं। शेड्यूल 7 के हिसाब मैंने आपको बताया था, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कंकरेंट लिस्ट, और जो इन तीनों में जगह नहीं बना पाया वो होता है रेसिडुअरी लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे कानून सेंटर बनाता है, ठीक है। इस 97 सब्जेक्ट्स थे, अभी क्या है 100 सब्जेक्ट से याद रखने का प्रीलिम्स के लिए। ओरिजिनली 97 है थे, अब 97 से 100 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक बार लेट्स हैव अ लुक। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स, सेंसस। सेंसस बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ऑडिट एंड सो, ठीक। नेक्स्ट, स्टेट लिस्ट में पहले 66 था, अब वो घटा करके 61 हो गया है, ठीक है। पांच जो वेरी इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। कौन कौन है, हम लोग किस में ट्रांसफर कर दिया गया है, कॉन्करेंट में। फिलहाल स्टेट में देख लेते हैं क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, मार्केट, फिशरी, थिएटर, गैम्बलिंग, ये सब क्या है, दीज आर स्टेट लिस्ट। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, पूरी लिस्ट, पीएम बक्सी की एक बुक आती है ना, बेयर एक्ट्स की, बेयर एक्ट्स की पीएम बक्सी की बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें सारे मिलेंगे। पर मैं फिर क्या, तो इतना लड़ने की तो जरूरत नहीं है। एक मैं लास्ट में जब प्रीलिम्स में रिवाइज कराऊंगा अगले साल, तो एक लिस्ट दे दूंगा कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। फिलहाल
जो लक्ष्मीकांत में है वो तो पता लगना ही चाहिए, ध्यान रहना ही चाहिए। इस पर कौन कानून बनाता है? यूनियन लिस्ट पे सिर्फ केंद्र कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट कानून बनाता है, एक्सेप्ट इन ऑर्डिनरी सिचुएशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। कौन कर आगे डील होगी। नेक्स्ट, कंकरेंट लिस्ट। देखिए कंकरेंट में पार्लियामेंट और कंकरेंट में पार्लियामेंट भी कानून बनाता है और लेजिस्लेचर को भी कानून बनाने का हक है, ठीक है। लेकिन कोई टसन होती है कानून के बीच में, कोई टकराव होता है, तो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया वो प्रिवेल करता है, दैट इज टेकन एज वैलिड, ठीक है। अच्छा, वो अभी आगे बात होगी डिटेल में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 वेरी इंपॉर्टेंट, इसने 5 सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया था। कौन कौन 5 को, ये याद रखना है। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर किया था? स्टेट लिस्ट से, स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर कर दिया था सेंट्रल लिस्ट में, सॉरी कॉन्करेंट लिस्ट में। और तब से कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट किसमें? यूनियन लिस्ट, देन स्टेट लिस्ट, देन कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स थे कंकरेंट लिस्ट के अंदर, है ना। और 47 से 5 ऐड हो गया तो ये हो गया 52। कौन कौन ऐड हुआ, इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। कौन कौन से ऐड हुए तो याद रखिएगा। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेट, इधर नहीं दिखेगा इधर लिखता हूँ, वेट एंड मेजर्स, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, देन एजुकेशन। तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वेट्स एंड मेजर्स, ये पहले आया करते थे स्टेट लिस्ट में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इन्हें उठा करके ट्रांसफर कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं फेडरल फीचर के ऊपर अटैक था। आपको ये पता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एक इमरजेंसी के तहत इंदिरा गांधी ने पूरे, इसीलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। श्रीमती तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे के पूरे संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की हुई थी। इसीलिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 बहुत लार्ज है। और उसको फिर करेक्ट किया जनता पार्टी की सरकार जब देश में आई, श्री मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो 1977 में, तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत उसे खत्म करने की कोशिश की, उन तमाम फालतू चीजों को हटाने की कोशिश की, इसीलिए वो भी लार्ज है, ठीक है। अब आता है आपका लेजिस्लेट रेसिडुअरी लिस्ट। देखिए रेसिडुअरी लिस्ट जो है, रेसिडुअरी लिस्ट पे कानून बनने का हक सिर्फ और सिर्फ किसका है? पार्लियामेंट का, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, पार्लियामेंट का। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, का ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट प्रोसीडरी लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी था, और इस लिस्ट में पावर किसको दिया गया? रेसिडुअरी लिस्ट वाज नॉट अंडर द इंपीरियल गवर्नमेंट, इट वाज अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में आया था, जो कि मेरा गलत हो गया, ठीक है, याद रखिए। क्योंकि अपन लोग का आदत होता है ना कि भाई रेसिडुअरी लिस्ट सेंटर के पास होता है, तो उस समय मैंने सेंटर को ही डाल दिया था, जबकि वो गवर्नर जनरल के पास था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, यही बात ये कह रहे हैं इस पॉइंट पर आ गए कि भाई जब भी किसी कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है ना, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कानून बनाने का दोनों को हक है, स्टेट को और पार्लियामेंट को। लेकिन अगर किसी कानून के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल होगा, एक्सेप्ट कि कोई स्टेट लॉ था, उसको गवर्नर ने रख दिया प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, ठीक है, और प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट दे दिया, तो उसको अपर हैंड मिल जाएगा। लेकिन वहां भी है कि अगर पार्लियामेंट जो सब में जो सरकार है वो अपने ब्रूट मेजोरिटी में है, तो वो एक कानून पास करके उसको ओवरराइड कर सकती है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। तो फिर मैं बता दूं कि अगर कंकरेंट लिस्ट पे कोई सब्जेक्ट है, उसमें पार्लियामेंट और स्टेट के कानून में टकराहट हो जाती है, तो पार्लियामेंट का कानून प्रिवेल करेगा, बशर्ते अगर वो ऐसा स्टेट का कानून है जिसको प्रेसिडेंट ने साइन दे दिया है गवर्नर के रिजर्व देने के बाद, तो स्टेट का प्रिवेल करेगा। लेकिन फिर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बना के उसको अमेंड करके क्या कर सकता है? ओवरराइड कर सकता है, ठीक है, कानून बना। अब आता है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेचर इन स्टेट फील्ड। देखिए जनरली स्टेट लिस्ट पे कौन लेजिस्लेट करता है? स्टेट लिस्ट के कितने सब्जेक्ट है? मैंने आपको बताया 61 सब्जेक्ट है। उस पर लेजिस्लेट कौन करता है? उस पर लेजिस्लेट करता है स्टेट अमूमन। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है,
क्या क्रिएट होता है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में जिसमें संविधान ने स्पेशल पावर दिया है पार्लियामेंट को, लेजिस्लेट कर सकता है। जैसे आर्टिकल 312, इसके तहत अगर राज्यसभा फील करता है, पार्लियामेंट फील करता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है स्टेट का जिसपे केंद्र पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए, तो राज्यसभा, इसमें राज्यसभा को बहुत स्पेशल पावर है क्योंकि उसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, इसलिए उसे पावर है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट। तो राज्यसभा कैन पास अ रिजोल्यूशन विथ 2/3 members present and voting, 2/3 members present and voting, है ना, से पास कर सकता है। ठीक है, इट कैन पास अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, और फिर पार्लियामेंट उस पर लेजिस्लेट कर सकता है। ठीक है, देखिए वही है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड उस पर लेजिस्लेट कर सकता है। लेकिन कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक बार that law ceased to have effect on the expiration of 6 months after the resolution has ceased to be enforced। मानो रेजोल्यूशन था सितंबर 2024 के लिए, तो या मान लो जून 2024 के लिए, तो 6 महीने तक वो कानून वैध रहेगा जो स्टेट लिस्ट पे बनाया है पार्लियामेंट में। उसके बाद वो खुद इट सीजेस टू एग्जिस्ट अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट रिन्यूड। ठीक है, इट इज नॉट रिन्यूड, उसको अगर रिन्यू नहीं किया जाता है 1 साल, मान समझिए जो कानून पार्लियामेंट बनाया स्टेट सब्जेक्ट पे वो 1 साल वैलिड होता है, 1 ईयर उसकी वैलिडिटी होती है। अगर उसे रिन्यू नहीं किया गया तो, और रिन्यू कितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स हम कर सकते हैं, कोई इस पर लिमिटेशंस नहीं है। और अगर उसको रिन्यू नहीं किया गया तो एक्सपायर हो जाएगा 6 महीने बाद। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऐसा नहीं है कि स्टेट के पावर को उस सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट करने से, पुलिस मानो हालत खराब है, पार्लियामेंट पुलिस, पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस पे कानून बना रहा है, मानो बिहार पुलिस से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं है कि जो बिहार का स्टेट लेजिस्लेचर है वो नहीं बना सकता, वो भी बना सकता है। लेकिन हमेशा अगर कोई कन्फ्रंटेशन है, इनकंसिस्टेंसी है, तो प्रिवेल पार्लियामेंट का लॉ करेगा। सेकंड सिचुएशन ये एक हो गया। सेकंड सिचुएशन क्या है भाई, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। नेशनल इमरजेंसी के तहत जब क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है टोटल सबऑर्डिनेट हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और पार्लियामेंट को पूरा का पूरा हक है कि वो लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट सब्जेक्ट पे। फिर वही बात कि स्टेट का कोई हक नहीं जाता है कानून बनाने का, वो भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर कोई टकराहट है, इनकंसिस्टेंसी है, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट का करेगा। ठीक है, तो उसकी पावर, ऐसा नहीं है कि स्टेट का लॉ का हक छीन लिया गया कि वो कानून नहीं बना सकते, वो भी बना सकता है। और यहाँ भी वही कंडीशन है कि अगर उसे रिन्यू नहीं किया तो 6 मंथ खत्म होने के बाद, इमरजेंसी जैसे ही 6 मंथ खत्म हुआ, ठीक है, जैसे इमरजेंसी खत्म हुआ उसके 6 महीना तक तो चलेगा, उसके बाद वो खुद इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, व्हेन स्टेट मेक्स अ रिक्वेस्ट, मान लीजिए कि लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, नॉट अ सिंगल स्टेट, एक सिंगल स्टेट नहीं कह सकता है, जब दो और मोर स्टेट्स कैन पास अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट कि हाँ भाई पार्लियामेंट है और हमारे पंजाब हरियाणा और यूपी मिलकर कानून बनाए कि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट इस पे लेजिस्लेट कर दे, तो वो इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। ठीक है, और उस इफेक्ट के लिए, और फिर वो कानून बनाएंगे। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है पहले से, क्या डिफरेंस है कि इस केस में स्टेट फिर उस पर्टिकुलर स्टेट्स जो है वो उस सब्जेक्ट पे कानून नहीं बना सकते। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, ये कानून जो पार्लियामेंट बना रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही रिपील कर सकता है, और सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही रिपील कर सकता है, उस पर्टिकुलर स्टेट का लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, जो 3 स्टेट, जो स्टेट जो 2 और मोर स्टेट कह रहे हैं उन्हीं में वो अप्लाई होगा। ठीक है, और स्टेट में नहीं अप्लाई होगा। जैसे मैंने आपको बताया पंजाब हरियाणा यूपी एग्रीकल्चर के लिए बना रहा है, तो मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर में वो कानून अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर कल को मानो मध्य प्रदेश चाहता है तो एक अब उसके अपने स्टेट लेजिस्लेचर से एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है उसके फेवर में और उसको अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर उसे हक है, कोई हक नहीं है स्टेट को कानून बनाने का, कोई हक नहीं है उस पर, वो हक पार्लियामेंट को मिल जाएगा उन्हीं पर्टिकुलर स्टेट के लिए। ठीक है, ऐसे कई एक्ट हैं, जैसे वाटर एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब क्या है स्टेट सब्जेक्ट। जैसे वाइल्ड लाइफ तो कॉन्करेंट हो गया, लेकिन वाटर जब बना था, जब वो बना था 1972 में, तो वो स्टेट सब्जेक्ट था वाइल्ड लाइफ। फिर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पार्लियामेंट पास किया है। वाटर एक्ट वो भी स्टेट का विषय है, फिर भी पार्लियामेंट ने बना रखा है। और भी कई सारे एक्ट हैं। नेक्स्ट, 2 हो गए। तीसरा, टू इम्प्लीमेंट नेशनल एग्रीमेंट, कोई फॉरेन ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे एंटी हाईजैकिंग एक्ट, जिनेवा कन्वेंशन, भले वो स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड है,
कानून है, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट के हक में, लेकिन उसको पार्लियामेंट बना सकता है। तो लास्ट, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल आपको पता है आर्टिकल 356, जो इसको इंटरनल वो कहते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल ये भी एक तरह की इमरजेंसी है। आर्टिकल 356, जब किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लागू है तो पार्लियामेंट को पूरा हक है कि वो उसको वहाँ के उस पर स्टेट सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकता है, ठीक है। एक मुख्य बात, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा जो कानून पार्लियामेंट बना रहा है, ठीक है, वो इवन प्रेसिडेंट रूल के बाद भी चलता है, बस तब तक, ठीक है, जब तक वो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा रिपील नहीं कर दिया जाए। समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यही सब चीज तो कंफ्यूजिंग का पॉइंट है, जो आप पढ़ने के लास्ट में एग्जाम के समय कंफ्यूज होंगे कि जब ड्यूरिंग प्रेसिडेंट, और मैं कह रहा हूँ जब माइक्रो नोट्स बनाए तो इन तथ्यों को जरूर लिखें, यही तो कंफ्यूज कराते हैं। कि समझिए पहले वाले में क्या था, अभी तक जो आप देख रहे थे उसमें अभी 6 महीने वाला केस था। इसमें ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद भी वो कानून जो पार्लियामेंट बनाया है, ठीक है, वो चलेगा जब तक वहां की स्टेट लेजिस्लेचर जो बनी है वो उसको रिपील ना कर दे, ठीक है। सेंट्रल्स कंट्रोल ओवर लेजिस्लेशन। अब सेंट्रल कैसे, ये भी एक बिंदु, दो बिंदु हमने देख ली, है ना। एक बिंदु है सेंट्रल्स कंट्रोल ओवर लेजिस्लेशन, सेंटर कैसे कैसे स्टेट के लेजिस्लेशन को कंट्रोल करता है। पहली बात, कोई बिल जो गवर्नर को लगता है कि वो फेडरल फीचर को इफेक्ट कर रहा है तो वो क्या करता है, स्टेट बिल को रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए तो भैया, और उसे तो इस तरह से वो कंट्रोल करता है। प्रेसिडेंट को वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो है, प्रेसिडेंट चाहे तो विथ होल्ड कर दे सकता है, ऐसे को रिजेक्ट कर दे सकता है। दूसरी चीज, कई मैटर्स हैं स्टेट लिस्ट के, है ना, सब्जेक्ट को वो सिर्फ और स्टेट लेजिस्लेचर में तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकते हैं प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है, प्रेसिडेंट सैंक्शन करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, बिल्स इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, दो स्टेट के बीच में इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अगर कोई कानून लाया जा रहा है तो वो that has to be introduced in the state legislature with only prior approval or sanction of the president। इसके अलावा प्रेसिडेंट रिजर्व बिल कर सकते हैं, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल दोनों को रिजर्व कर सकते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो रहा है ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन रिजर्व मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। तो कब कब कैसे कैसे कंट्रोल करते, देखिए इसे मेंस में भी सवाल बन सकता है, कैसे कंट्रोल करता है। गवर्नर सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स को रिजर्व कर दे सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट की कंसीडर करने के लिए, मैंने आपको बताया। दूसरी चीज कि कोई ऐसा बिल, ठीक है, जो कि स्टेट लिस्ट में है, ठीक है, उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए, जैसे बिल अफेक्टिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। और इवन प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट इज डायरेक्ट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स, है ना, फॉर कंसिडरेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस तरह से पार्लियामेंट कंट्रोल करता है स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है, या सेंटर कंट्रोल करता है स्टेट लेजिस्लेशन, ऐसा बात है। ये थी देखिए लेजिस्लेटिव रिलेशन। अब हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन यानी एग्जीक्यूटिव रिलेशन। ये पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए पार्ट 11 ही ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही का 11 पार्ट डील करता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन में। अब चाहे एग्जीक्यूटिव रिलेशन हो, लेजिस्लेटिव हो, या आपको वो हो फाइनेंशियल हो, सब और सब इसी में डील होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, भाई देखिए द एग्जीक्यूटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, वो लेजिस्लेटिव पावर के ही तरह से डिवाइडेड है, लेकिन कुछ बातें हैं वो ये हैं कि जो लेजिस्लेटिव पावर है वो बहुत वाटर टाइट डिवाइडेड है, समझ रहे हैं, कि वो सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर में ना वर्क वो नॉन स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, समझिए, हालांकि वहां भी स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है पर यहाँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेपरेशन यहाँ तो है ही नहीं, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई जगह कानून जो है पार्लियामेंट बनाता है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेट करता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बात है जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स, ये है कि जनरली रेसिडुअरी लिस्ट में हम क्या देखते हैं, ठीक है, या कंकरेंट लिस्ट में हम क्या देखते हैं, व्हाट वी सी इन द कंकरेंट लिस्ट, कि स्टेट और लेजिस्लेचर दोनों का, स्टेट और लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों ही कानून बना सकता है, लेकिन किसी टसल में कन्फ्रंटेशन में किसकी लॉ प्रिवेल हुई, सेंटर की लॉ प्रिवेल हुई। लेकिन इन केस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है,
जो मोस्टली एग्जीक्यूटिव पावर किस पे लाई करता है कॉन्करेंट लिस्ट का, स्टेट में, except in those situations where constitution has specifically provided the power to of implementation to the center। समझिएगा कहने का मतलब कि जो भी जिस तरह से लेजिस्लेचर में कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट को अपर हैंड है, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट में अपर हैंड स्टेट को है, एक्सेप्ट उन जगहों पे जहां कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली पावर दिया है सेंटर को कि हाँ भाई ठीक है, कि भाई या पार्लियामेंट ने दिया है कि हाँ भाई ये काम सेंटर करेगा, पर जनरली वो एग्जीक्यूटिव पावर अवेलेबल किसको है, स्टेट को अवेलेबल। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और फैक्चुअल है, याद रखने का है। ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर को कंप्लायंस करना है, ठीक है, सेंटर के किसी भी लॉ बनाए गए लॉ से। दूसरी चीज, स्टेट को इस तरह से बिल्कुल भी नहीं एक्ट करना है, एग्जीक्यूटिव पावर को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल नहीं करना है कि उस सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर को इम्पीड करे। ये दो रेस्ट्रिक्शन है ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। क्या, कि स्टेट को अपने एग्जीक्यूटिव पावर को ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है, कि जो लॉज मेड बाय पार्लियामेंट हो वो उससे कंप्लाई करे। दूसरी चीज, उस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि सेंटर के पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कोई लॉ को इम्पीड करे, और अगर ऐसा होता है तो वो बिल्कुल इनविटेशन है वहां पे प्रेसिडेंट लॉ लगाने का। और आर्टिकल 365 के तहत गवर्नर एक प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि द एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट इज नॉट इन द कंडीशन ऑफ रनिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल सकता है, तो वहाँ पूरा का पूरा एक फर्टाइल ग्राउंड है फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट, सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट। सेंटर के क्या क्या डायरेक्शन होते हैं स्टेट को, समझिएगा भाई। वो स्टेट को करना ही करना है, नहीं अगर नहीं करेगा तो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए बिल्कुल कंडीशन जायज है कि भाई वहाँ पे जो रेलवे पास करी उसके प्रोटेक्शन के लिए, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पास करी उसके प्रोटेक्शन के लिए, मदर टंग में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए प्राइमरी स्टेज पे, देन फॉर द प्रमोशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट। ठीक है, और ये 365 में जो मैंने आपको बताया कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो बिल्कुल वहाँ फर्टाइल ग्राउंड है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। और आर्टिकल 356 क्या क्या, रेलवे के मेंटेनेंस के लिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के मेंटेनेंस के लिए, फॉर प्रमोशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एज वेल एज फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन एट प्राइमरी स्टेज इन मदर। म्यूचुअल डेलीगेशन, देखिए म्यूचुअल डेलीगेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेशन में बहुत वाटर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में ऐसा नहीं। ये बिल्कुल हक है, क्या हक है भाई, कि जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से, ठीक है, वहां की गवर्नमेंट को सेंटर के फंक्शन को दे सकती है कि भाई सेंटर का फंक्शन लेकिन आप करिए, पर उसमें स्टेट गवर्नमेंट की हामी जरूरी है। सिमिलरली कोई गवर्नर है किसी स्टेट के, वो चाहे तो स्टेट का फंक्शन सेंटर को दे सकते हैं, ठीक है, और जो विद कंसेंट ऑफ द सेंटर है। और ये जो ट्रांसफर ऑफ ड्यूटीज है, ये कंडीशनल भी हो सकती है और नॉन कंडीशनल भी हो सकती है। दूसरी चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रावधान है कि सेंटर चाहे तो अपनी एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट को दे सकता है इवन बिना उसके स्टेट के। ठीक है, बट दिस डेलीगेशन इज नॉट बाय द प्रेसिडेंट बट बाय द पार्लियामेंट। याद रखिएगा, दो तरह से डेलीगेशन हो सकती है सेंटर की पावर स्टेट को। पहली क्या हो सकती है भाई, पहली हो सकती है कि स्टेट के कंसेंट से प्रेसिडेंट ने सेंटर की कुछ पावर दे दी है स्टेट को, सेंटर की कुछ ड्यूटी दे दी है स्टेट को एग्जीक्यूटिव फंक्शन करने को, ठीक, स्टेट के कंसेंट से। सिमिलरली गवर्नर ऑफ द स्टेट ने स्टेट के कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शन दे दिए सेंटर को उसके कंसेंट से करने के लिए, ठीक। लेकिन जो एक और तरीका है करने का, वो तरीका क्या है कि नॉट प्रेसिडेंट, इट्स पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या कर सकता है कि भाई सेंटर के कुछ फंक्शंस बिना स्टेट के कंसेंट को उसको दे सकता है और शुरू करना हो, पर ये अदर वे अराउंड ट्रू नहीं है कि आप बिना सेंटर के कंसेंट को स्टेट का फंक्शन उस पर इंटरेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपर हैंड अवेलेबल है किसे, कहीं ना कहीं अपर हैंड अवेलेबल है सेंटर को। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या नेक्स्ट है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है वो है कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। वो क्या है, मैंने आपको बताया कई तरह से सेंटर स्टेट में कोऑपरेशन है कि
प्रेसिडेंट जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल, ये सब जब क्वेश्चन आता है कि हु एस्टैब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल, नॉट प्राइम नॉट पार्लियामेंट बट प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल कर सकते हैं फॉर you can say promoting the relation between two states and the center and the states. Then इंटर स्टेट पार्लियामेंट के पास हक है कि वो एडजुडिकेशन कर सकता है, कोई भी इंटर स्टेट रिवर हो जो दो तीन स्टेट से जा रही है उसमें कोई डिस्प्यूट हो, अक्सर होते रहता है। महादेवी वाटर वाटर डिस्प्यूट है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट है केरला और कर्नाटका, सॉरी कावेरी वाटर डिस्प्यूट है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में ना। तो पार्लियामेंट को हक है वो एडजुडिकेट करने का। प्रेसिडेंट जो है इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं। फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज का मतलब ये होता है कि एक जगह के क्रेडिट रिकॉर्ड्स को दूसरा स्टेट या जो सेंटर है उसको आप कह सकते हैं मान्य होगा। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ जो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस है आपकी स्टेट को, दिल्ली में भी मान्य है, हरियाणा में भी मान्य है ना, उसे कहते हैं फुल फेथ एंड क्रेडिट इज गिवन टू द थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंटर एंड एवरी स्टेट। ठीक है। लास्ट, पार्लियामेंट कैन अपॉइंट appropriate authority to carry out the constitutional provisions relating to interstate trade, commerce and intercourse। ठीक है। पार्लियामेंट को पूरा हक है कि एक अथॉरिटी बनाए, ठीक है, जो कि प्रोविजंस रिलेटेड टू जो कि स्मूथली कैरी ऑन करा पाए ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स बिटवीन टू स्टेट्स एंड थ्रू आउट द स्टेट्स। लेकिन ऐसी कोई अथॉरिटी अभी तक बनाई नहीं। नेक्स्ट आती है ऑल इंडिया सर्विस। तीन ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस आईपीएस शुरू में, और बाद में चल करके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बना। ठीक है। और ये एक तरह से हार्मोनियस सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट हैं जिसकी आप लोग तैयारी करते हैं आईएएस आईपीएस आईएफएस की, इंडियन नॉट फॉरेन फॉरेस्ट सर्विस, उनका इमीडिएट कंट्रोल तो स्टेट में है पर लार्ज बाई एंड लार्ज कंट्रोल सेंटर के पास है। वो सेंटर द्वारा अपॉइंट होते हैं, वही उनको रिमूव कर सकता है, लेकिन ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंड, इमीडिएट कंट्रोल किसके हाथ में होता है? वो स्टेट के हाथ में। ठीक है। क्यों इन स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है, और क्यों ये एक तरह से दे आर अ लिंकेज बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट? क्योंकि देखिए ऑल इंडिया सर्विस होती है और वो चुने जाते हैं डीओपीटी द्वारा, मतलब यूपीएससी द्वारा, ट्रेनिंग और कैडर बांटा जाता है डीओपीटी द्वारा, फिर भेज दिए जाते हैं स्टेट, है ना, कुछ सेंट्रल डेपुटेशन में भी रहते हैं। तो क्या करते हैं वो कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन लगा बनाते हैं स्टेट और सेंटर में। ठीक है। दे एक्ट एज एजेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है। और कोऑर्डिनेट करते हैं कई पब्लिक इश्यूज पे सेंटर और स्टेट के बीच। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है, कुछ खास नहीं कहती है कि भाई ऑल इंडिया सर्विस कहीं भी स्टेट को ये डिप्राइव नहीं करती है कि वो अपनी स्टेट सर्विस नहीं रख सकता, और है ही बीपीएससी, यूपीपीएससी और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पब्लिक सर्विस। ये चूंकि आज मैं थोड़ा लो एंड एनर्जी आपको लग रहा हूँ, है ना, आज मैं कहानी यही खत्म करता हूँ, और कल से हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और फाइनेंशियल रिलेशन वगैरह देखते हुए जो नए अपडेट्स हैं, क्योंकि फाइनेंशियल रिलेशन बहुत कुछ चेंजेस हैं, जीएसटी वगैरह आ गया, वो कल करेंगे। और परसों से इसके मेंस के लेक्चर होंगे। ठीक है। परसों मेंस के लेक्चर। ठीक है। थैंक यू। आज मैं थोड़ा सॉरी फॉर थोड़ा सा डिजी टाइप का आपको लेक्चर लग रहा हूँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, और बहुत ज़्यादा मुझे डिजीनेस फील हो रही है, गर्मी बहुत है। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप माइक्रो नोट्स बनाते रहिए, लेक्चर सुनते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है। जितना चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा होगा। 16 जून को सॉल्यूशन चेक करना ना भूलें। ठीक है। दैट इज आंसर की यहाँ से, और कल से करंट अफेयर आएगा, 15 मिनट्स करंट अफेयर होगा, हैंड रिटन और बेहतरीन करंट अफेयर, ऐसा अभी आपको कहीं नहीं मिलेगा, कवरिंग बोथ स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।